काम कर रहा है, तो आज क्या है और कल क्या बनेगा कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी बन सकते हैं। एक चाय बेचने वाले का बेटा तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। वो पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए निशाना बनाते हैं विरोधी जो 60 साल तक शासन किए देश है। वो 60 साल के शासन में जिन्होंने गरीबों का ध्यान नहीं रखा, पिछड़ों का ध्यान नहीं रखा, दलितों का ध्यान नहीं रखा, अगड़ों का ध्यान, किसी का ध्यान नहीं रखा, और आज वो दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हम वो तीर मारेंगे। अरे 10 साल तो सुपर प्रधानमंत्री बनकर के एक गांधी खानदान सरकार देश की चला रहा था, उसमें आपने क्यों नहीं किया ये सारा काम? आज एक गरीब बाबा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा? इसका जवाब देना है मेरे मित्रों। इस देश का एक एक गरीब माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। इसीलिए मैं कहता हूं सपा गुंडों की पार्टी है, भाजपा गरीबों की पार्टी। सपा अपराधियों की पार्टी है, भाजपा किसानों की पार्टी है। सपा दंगाइयों की पार्टी है, भाजपा नौजवानों की पार्टी है। सपा माफियाओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ और देश की 140 करोड़ का जो मैं वातावरण देख रहा हूं, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जितना चुनाव मेरा कार्यकर्ता लड़ रहा है, उससे ज्यादा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता भी चुनाव लड़ रही है। बताओ लड़ रही है कि नहीं लड़ रही? सही से बताओ लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है? बदायूं लोकसभा के प्रत्याशी कम कार्यकर्ता ज्यादा, कोई अंतर लगता है क्या प्रत्याशी बनने के बाद? लगता है किसी को अंतर? और मुझे विश्वास है 4 जून को वोटों की गिनती के बाद सिक्योरिटी सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, हटो आप यहां से, हटो कार्यकर्ता है सब मेरे, ठीक है खड़े रहो आराम से। 4 जून को जब वोटों की गिनती हो जाएगी, 4 जून को 4 बजे 400 पार में बदायूं का कमल भी उसमें जुड़ जाएगा। सर श्री दुर्विजय साक्य जी जैसे आज कार्यकर्ता, वैसे सांसद बनने के बाद भी कार्यकर्ता का यह जो स्वभाव है उसे जीवन पर्यंत बनाए रखेंगे, ऐसी मैं आशा करते हुए उनके प्रत्याशी बनने के बाद, या मैं नहीं कहता कि केवल वही प्रत्याशी, मंच पर बैठा हुआ संपूर्ण नेतृत्व भी और एक एक कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है और उसे मेरा वोट सबसे मजबूत के संकल्प को सफल बनाने का काम करना है। भारत सरकार के मंत्री, संगठन के लंबे समय तक जिनको काम करने का अनुभव और जिनके माध्यम से बदायूं जनपद का नाम केवल प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, ऐसे हमारे बहुत ही अच्छे मित्र श्री बीएल वर्मा जी, जिन्होंने अभी बहुत सारी सड़कों की चर्चा किया, वह इसका श्रेय मैं बीएल वर्मा जी को ही देता हूं, क्योंकि अगर ये प्रयास नहीं करते तो सरकारी खजाने में कुछ भी रखा हो, अगर लाने वाला ही नहीं होता है तो फिर नहीं आ पाता। वर्मा जी विकास के प्रति समर्पित रहते थे और इसलिए जो मेरे पास होता था, मैं कार्यकर्ता, मैं भी अपने को कार्यकर्ता पहले मानता हूं, उप मुख्यमंत्री बाद में। इसलिए जो विकास हुआ है वो तो अभी झांकी है, पूरी पिक्चर 4 जून 400 पार होने के बाद बाकी। मंच पर हमारे दोनों प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ब्रज बहादुर जी, उन्होंने संगठन की बातें जो आपको बताई है उसे मंत्र के रूप में ले जाइए, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता और उसके अनुसार काम करिए। और श्री दिनेश कुमार शर्मा जी भी प्रदेश के उपाध्यक्ष है, बड़ा संगठन का लंबा अनुभव है, लंबे समय तक संघ के प्रचारक और फिर संगठन मंत्री के रूप में काम किए हैं। हमारे प्रदेश में मंत्री के नाते जिनके ऊपर दायित्व है, ऐसे श्रीमान डीपी भारती जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष और जिले की प्रथम नागरिक,
श्रीमती वर्षा यादव जी, हमारे पूर्व विधायक सिनोद साक्य जी, हमारे विधान परिषद में सम्मानित सदस्य, विपरीत परिस्थिति रहती थी तब भी कमल खिलाने के लिए यहां लोकसभा का चुनाव लड़े थे, ऐसे श्री बागीश पाठक जी अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। पूर्व मंत्री और सदर के विधायक आदरणीय महेश चंद्र गुप्ता जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, मैंने कहा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, तबीयत का भी ध्यान रखिएगा और बिलसी विधानसभा से रिकॉर्ड बनाने का भी ध्यान रखिएगा। ऐसे हमारे श्री हरीश साक्य जी, हमारे दातागढ़ के विधायक जो एक संघर्षशील साथी आदरणीय राजीव कुमार सिंह बब्बू जी, आप सब जानते हैं, हमारे पूर्व विधायक और राज्य मंत्री रहे हैं विमल कृष्ण अग्रवाल जी, शेखोपुर से विधायक रहे श्री धर्मेंद्र साक्य जी, हमारे सासवान से जो पहले प्रत्याशी थे श्री डी.के. भारद्वाज जी, हमारे ब्रज क्षेत्र के हरिओम पराशरी जी, डीसीबी के श्री जे.के. सक्सेना जी, उजाली के ब्लॉक प्रमुख शिशुपाल साक्य जी, हमारे पूर्व एमएलसी श्री जितेंद्र यादव जी, यूपी कोऑपरेटिव बैंक के श्री भूपेन जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम यादव जी, हमारे पूज्य महाराज रमेशानंद जी गिरी, मेजर कैलाश सागर जी, नाम बहुत है, हमारे चेयरमैनगण श्री जगदीश लोनिया जी, श्रीमती ज्ञानवती सागर जी, श्री अनुज वासणे जी पूर्व चेयरमैन, केंद्रीय उपभोक्ता भंडार के प्रभात राजपूत जी, प्रभारी इस विधानसभा के उमेश कठेरिया जी, संयोजक उदय सिंह गौड़ जी, मनोज मसीह जी जो अल्पसंख्यक आयोग, अखिल अग्रवाल जी हमारे मंडल अध्यक्ष, जिनका नाम मैं विशेष, अखिल अग्रवाल जी मंडल अध्यक्ष, हमारे अजय तोमर जी, केपी सिंह जी, गगन राठी जी, सर्वेश साक्य जी, सभी मंडल अध्यक्ष। अभी भी मंच में कई लोग होंगे जिनका नाम छूट गया होगा। मंच और मंच के सामने भी जो आज मंच के सामने बैठे हैं, आने वाले समय में वह मंच के ऊपर विराजमान होंगे, कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा भरोसा रखते हुए मेरे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता मित्रों, 2024 का चुनाव यह ऐतिहासिक चुनाव है। लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव का कार्यकाल तो 5 साल का होगा, लेकिन मेरा देश, मेरा बदायूं, मेरा उत्तर प्रदेश 100 साल आगे बढ़ जाएगा, 100 साल आगे बढ़ जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव पर देश और दुनिया की नजर है, लोगों को इंतजार है 4 जून को क्या होगा। ये विरोधी भी जानते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने से उनके बप्पा भी नहीं रोक सकते, वह भी सब जानते हैं। लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी यह है, भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था यानी सबसे बड़े पैसे वाले देशों में से हमारा भी कहीं नंबर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में जब 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमारी थी, 5वें नंबर पर आ गई है, और देश से मेरे जी 2047 तक विकसित भारत की गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की गारंटी प्रदेश तो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हो। और मेरा सपा के बारे में नारा रहता था, सपा की सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक, शायद आप सबको यहां ज्यादा मालूम होगा, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा। बताओ सही? सही है तो दोनों हाथ उठा कर बताओ सही। आप कोई आपका खाली प्लाट हो, आप आम जनता का कोई खाली प्लाट हो, कोई कह सकता है क्या कि सपा का नारा खाली प्लाट हमारा, कह सकता है क्या? और जब सपा की अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी, जिस गाड़ी में
सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा बैठा रहता है कि नहीं बैठा रहता? बताओ सही है कि गलत में बोल रहा हूं? तो हमने उस समय कहा था, जब 2017 का विधानसभा चुनाव, जिसकी अभी वर्मा जी बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे थे, कि अगर आप कमल का फूल खिलाओगे, देश में खिला दिया, अगर प्रदेश में नहीं खिला, डबल इंजन की सरकार नहीं बनी, तब सुशासन का जो आनंद है वो प्रदेश की 25 करोड़ जनता को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, महिलाओं को, यानी प्रदेशवासियों को प्राप्त नहीं होगा। उस समय हम लोगों ने कहा था कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। है कि नहीं बताओ आप? लग रहा है कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं है? कुछ कमी है तो और तेज किया जाए। गुंडागर्दी से मुक्त जो प्रदेश रहता है, वहां विकास की सुगंध प्रदेश के गरीब और अमीर सबके पास पहुंचती। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार नहीं होती और हमारी केवल प्रदेश में सरकार होती, तो जो हम करना चाहते तब भी शायद वो नहीं कर पाते। लेकिन देश में भी सरकार और प्रदेश में भी सरकार, जब डबल इंजन की सरकार होती है, मिल करके काम करती है, तो आज देश में 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे, आज वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। कितने लोग? 25 करोड़ लोग। अब ये विरोधियों को दिखाई नहीं देगा। विरोधी कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है। मैं कह रहा हूं दावे के साथ, लोकतंत्र बहुत मजबूत है, इनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया है। श्री राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है, और श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि वोट दे दो सपा को। अरे भैया, सपा की साइकिल तो 2014 में ही पंचर हो गई है उत्तर प्रदेश में। 73 लोकसभा की सीटें हम लोग जीते थे, याद है आप लोगों की? नहीं याद है? अब जब 2017 का चुनाव आया, साइकिल खंड खंड हो गई थी कि नहीं हो गई थी? बताओ। 47 सीटों पे सपा सिमट गई थी। तो उस समय तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ था, इस समय तो हमारे साथ है। ये सारे एक हो गए कि मोदी जी को पीएम नहीं बनने देना। सब रात में मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखने लगे, सब प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करने लगे। लेकिन जब देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, ये भ्रष्ट नेता, गुंडों के सरदार, माफियाओं के संरक्षक, दंगा कराने वाली, दंगाइयों का संरक्षण करने वाली पार्टियां माननीय मोदी जी को पीएम बनने से रोक पाएंगी क्या? फिर इस बार इन्होंने तैयारी की, एक इंडी गठबंधन बनाया, और उस इंडी गठबंधन में सपा और कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में मिली हुई, और वो लोग कह रहे हैं कि हम मोदी जी को पीएम नहीं बनने देंगे। हम लोग दावे से कहते हैं कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में, अभी मैं कल राजस्थान गया था, आप में से जो जानते होंगे, मेरे पत्रकार मित्र भी यहां पर है, 2014 में वहां 25 लोकसभा सीटें, 25 की 25 जीता है। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें, 26 की 26 जीता है। उत्तर प्रदेश हम 2014 में 73 जीता पाए। जब ये सारे लोग एक हो गए, वोट तो हमें 51% मिला, लेकिन हम 64 लोकसभा सीटें जीत पाए थे। अब 2 सीटें, एक आजमगढ़ की, श्री अखिलेश यादव जहां से सांसद थे उसे जीत चुके हैं, और उनके चच्चा मोहम्मद आजम खां की सीट रामपुर भी जीत चुके, जहां से घनश्याम लोधी जी इस समय हमारे सांसद हैं। तो अब हमारे कितने हो गए? 66। हम 66 लोकसभा सीटें जीत चुके हैं 2024 से पहले। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतना चाहते हैं, और इसलिए जीतना चाहते हैं कि देश को 5 साल नहीं 100 साल आगे ले जाना है। हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, गरीब
विकसित भारत बनाना है, हमें किसी के पीछे नहीं चलना है, बल्कि ऐसा भव्य भारत बनाना है कि भारत के पीछे जो पूरी दुनिया चले। और ऐसा भारत का निर्माण इस समय हो रहा है, पूरी दुनिया की नजर में आपसे कह रहा था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता का कितना समर्थन है। आप बताओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं? दोनों हाथ में बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या विकास की योजना में जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होता है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, सारे बूथ अध्यक्ष बताओ, कार्यकर्ता बताओ, कहीं होता है क्या भेदभाव? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन देते समय क्या हिंदू और मुसलमान देखा जाता है क्या? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते समय हिंदू मुसलमान देखा जाता है क्या? हर घर नल से जल पहुंचाने के मामले में हिंदू मुसलमान देखा जाता है क्या? प्रधानमंत्री आवास देते समय अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक देखा जाता है क्या? हर गरीब और अमीर के बीच का भेद खत्म करके शौचालय निर्माण में या हर घर में बिजली पहुंचाने में, गैस का सिलेंडर और कनेक्शन देने में कोई भेदभाव किया जाता है क्या? आयुष्मान भारत योजना का कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज हो सकता है, वह कार्ड बनाने में भेदभाव किया जाता है क्या? जब हम सबका साथ सबका विकास करते हैं तो सबका वोट हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और हमें आपको मांगने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? दोनों हाथ उठा बताओ, मांगने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कई बार एक हमारे यहाँ पार्टी के चूंकि ये बूथ अध्यक्ष और बूथ की समिति से जुड़े हुए और उससे ऊपर के कार्यकर्ता बैठे, मैं आपको पक्का बता रहा हूं, आज यदुवंशी भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना चाहता है। हमको भगवान के रूप में पूछते हैं, लेकिन तो उनके बाबा पर बाबा जितनी पीढ़ियां निकाल लो, उनके भी तो कुछ है कि नहीं है? तो राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, सबका साथ सबका विकास, सपा बसपा कांग्रेस का मतलब कुछ का साथ कुछ का विकास, कुछ का साथ गुंडों अपराधियों माफियाओं का विकास, कुछ का साथ एक परिवार विशेष का विकास। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और यह 10 साल में केंद्र की सरकार के माध्यम से और 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से हमने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? संतुष्ट है लोग कि नहीं संतुष्ट है? इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं, सबके पास वोट मांगने जरूर जाना। अगर कोई दे नहीं देगा तो ले क्या लेगा जी? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एक बार आप जाइएगा, मैं विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, वह भी इस प्रतीक्षा में बैठे हैं जो हमें वोट नहीं देते थे कि भाजपा का बूथ अध्यक्ष आवे, भाजपा का पन्ना प्रमुख आवे, हमें कहे कमल के फूल पर वोट दे दो और दुर्विजय साक्य जी को यहां से सांसद और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना दो, तो वह तुरंत बनाने के लिए तैयार हो जाए। और मैं अपनी भाषा में कहता हूं, एक कमल का बटन दबाने से एक गरीब का पक्का घर बन जाता है। एक कमल का बटन दबाने से हर घर नल से जल पहुंच जाता है। एक कमल का बटन दबाने से जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोड था धारा 370 का, वो सदा सदा के लिए मिट जाता है। एक कमल का बटन दबाने से पहले कितने घंटे बिजली आती थी? याद है जब सपा की सरकार थी? याद है कि नहीं याद है? हो सकता है बधाई में थोड़ी बहुत आती रही हो, मैं ये भी मान सकता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तो बिजली थोड़ी बहुत आती रही होगी। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लगभग 60,000 हमारी ग्राम सभाओं में जो बिजली का रूटीन तय है, 24 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे नियमित रूप से बिजली देने का काम किया जा रहा है। अर्थात सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों के समय बिजली आती नहीं थी, भाजपा की सरकार के समय बिजली जाती नहीं है। ये अंतर आया है। इस बात को हमें लोगों के बीच में चर्चा करना चाहिए। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में हम जितने बड़े अंतर से जीतेंगे, दुनिया उस अंतर को देखेगी।
दुनिया के कई देशों के लोग भारत में या लोकतंत्र के महापर्वताप चुनाव को देखने के लिए आ रहे हैं। 7 मई को मतदान है आपके यहां, 7 को है ना, 5 को 7 मई को मतदान है। अब 7 मई और आज के बीच में समय कितना बचा है? 15 दिन बचा। अब इस 15 दिन बचा, ज्यादा बचा, 25 दिन बचा। अब 25 दिन आपको लगाना है। आप कहेंगे अब तो रोजे लगाते हैं समय, कभी वर्चुअल कभी फिजिकल मीटिंग होती रहती कि नहीं होती रहती है। अभी 6 अप्रैल को बूथ पर स्थापना दिवस बनाए, अब 14 बनाने का काम करेंगे। हाँ, बनाना, भारत बनाना है, तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। इसलिए बदायूं ने जो लक्ष्य रखा है, अब की बार 2 लाख, जोर से बोलो, कुछ लोग बोल रहे हैं, अब की बार, और देश में 400 पार, और फिर एक बार मोदी सरकार। इसके लिए आप सभी कार्यकर्ता मित्रों से, मुझे जब आगे भी बुलाया जाएगा, अभी बहुत लोग आएंगे, लेकिन देखिए सपा तो सपा है। उत्तर प्रदेश में इस बार सपा बसपा कांग्रेस किसी का खाता खुलने वाला नहीं, और यह वह भी मैंने कहा जानते हैं। जब मैं सपा को कहता हूं ये समाजवादी पार्टी हो गई, तो सैफई परिवार वालों को मिर्ची लग जाती है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं ऐसे हवा में नहीं कह रहा, मैं वास्तविकता की जो जानकारी है, जो रोज मैं जिले में घूम रहा हूं, मैं घूम रहा, मेरी पूरी पार्टी घूम रही है, मेरे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोई सपा बसपा वाला कांग्रेस वाला कहीं दिखाई देता है क्या? उन लोगों ने पहले ही मान लिया है। इसलिए मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को समाजवादी पार्टी बनाना, बसपा को बिल्कुल समाप्त, और कांग्रेस मुक्त भारत शुरू हो गया। अभी अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी वर्मा जी उठाया करते, उधर बहुत दौरे रहते, उधर का मंत्रालय भी आपके पास है। अभी अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हो रहा है, और उस चुनाव में 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के मतदान से पहले निर्विरोध जीत गए हैं, और कांग्रेस को वहां प्रत्याशी भी नहीं मिला है। कांग्रेस मुक्त भारत अर्थात भ्रष्टाचार मुक्त भारत, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा है। उसी के कारण इस देश में भ्रष्टाचार हुआ। उसी कांग्रेस पार्टी के कारण जब 10 वर्ष मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में सरकार थी, तो 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपया, 52 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन के खाते के माध्यम से लोगों के खाते में भेजने का काम किया जा चुका है। और श्री राहुल गांधी जी के पिताजी श्री राजीव गांधी जी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे, वो जानते होंगे कि वो अब कहा करते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है, लेकिन 56 इंच के सीने वाला दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजता है तो 1 रुपया पहुंचता है, 34 लाख करोड़ भेजा है तो पूरा 34 लाख करोड़ रुपया पहुंचा है। अगर इन विरोधियों की सरकारें होती, सपा बसपा कांग्रेस जैसे लोगों की, तो 15% का मतलब होता है 5 लाख करोड़। केवल 5 लाख करोड़ लोगों के पास पहुंचता, 29 लाख करोड़ रुपया का ये घोटाला करते, भ्रष्टाचार करते, अपनी तिजोरियां भरते। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, सुशासन की सुगंध हर घर तक, हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए 2024 में आपसे वोट के रूप में आप सबका आशीर्वाद मांगने का काम करने के लिए हम सबको यहां, मुझे भी आने का मौका मिला है, मैं आगे भी आऊंगा, लेकिन आप सब कार्यकर्ताओं से यही अपील करूंगा, आपने जिताया है पहले भी, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है, इसलिए पूरी ताकत से लगना है। और जहां कोई पूछे, मैं 2-3 लाइन ऐसे लिख लिया हूं कि घर घर में खुशहाली पहुंचे, घर घर में, जोर से बोलो, घर घर में, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन। इस संकल्प के साथ यहां से जाना। हमारे
सरकार में मंत्री हैं आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी। पिछली बार यहां जब विधानसभा चुनाव 22 का हो रहा था तो शायद ब्रज क्षेत्र का ही प्रभार उनके पास था। अभी मैं कल उनके संसदीय क्षेत्र में गया था, मेरा राजस्थान में कहा हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर। सपा बसपा कांग्रेस को कर दो छू मंत्र। तो हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर। जीत का अंतर कितना बढ़ाना? 2 लाख पार बढ़ाना है। और बूथ का क्योंकि मेरे मालिक बैठा है, भाजपा का कर्ता धरता बैठा है, इसलिए हर बूथ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 370 जो हमारे देश भारत मां के हर भक्त के सीने में जैसे कोई भाला हर समय खोजाने का काम करता हो, भाला सीने में घाव पर पहुंचाने का काम करता हो, इस प्रकार से 370 थी। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सबके आशीर्वाद से कमल खिलने के बाद सरकार बनी तो 370 हटी। अगर मोदी जी को बहुमत नहीं मिलता तो क्या 370 हटती? क्या कभी हटती? क्या 370 नहीं हट सकती। इसलिए हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना। बढ़ा पाओगे? कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग नहीं। देख लेना, दबाव में मत उठा देना। 370 वोट जितना पिछली बार मिला है उसको 370 वोट दिलवाना है। और जो लोग ये काम कर सकते हो और वो हाथ उठा करके मुझे बताओ। अच्छा सब लोग, मैं आप पर भरोसा भी करता हूं, आप भगवान जी की तरह शक्तिशाली हो। 2014 में सपा की सरकार रहते हुए 73 सांसद जीतेंगे कोई नहीं मानता था, लेकिन मेरे कार्यकर्ता मित्रों आपने जिता दिया और बता दिया कि हम जीत सकते हैं, जिता सकते हैं। 2017 में सपा की सरकार रहते हुए विधानसभा चुनाव को लड़ा और आपने चुनाव में 325 विधायक जिता करके बता दिया हम जिता सकते हैं, जीत सकते हैं। इसलिए आप पर भरोसा। 2019 में इतने बड़े गठबंधन को धूल चटा दिया, कमल का फूल खिला दिया। इससे आपकी ताकत को मैं जानता हूं। 2022 में 400 पार का नारा दे रहे थे, आप उसको धूल घुसरित कर दिया, फिर कमल खिला करके फिर उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया। मैं आपकी ताकत को जानता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव 100 साल आगे देश को ले जाने और 1000 साल की एक मजबूत नींव डालने का चुनाव है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा 2 लाख पार का, शायद आपको लक्ष्य कम दिए हैं, 370 हर बूथ पे बढ़ाने से मैं 2000 बूथ अगर गिन लो तो 7,40,000 वोट बढ़ जाते। अब बाकी पिछली बार कितना मिला था जोड़ा नहीं हुई साहब। कोई हमें किसी से बैर नहीं। भाजपा से अगर बैर होता, ये कहते थे कि यादव तो केवल हमारा वोटर है, तो डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते क्या? भजन लाल शर्मा जी हमारे प्रदेश के महामंत्री थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री एक कार्यकर्ता थे, आप जैसे हम जैसे सब कार्यकर्ता थे। और अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई काम कर रहा है तो आज क्या है और कल क्या बनेगा कोई गारंटी नहीं है। कुछ भी बन सकते हैं। एक चाय बेचने वाले का बेटा तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। वो पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए निशाना बनाते हैं विरोधी जो 60 साल तक शासन किए देश में। वो 60 साल के शासन में जिन्होंने गरीबों का ध्यान नहीं रखा, पिछड़ों का ध्यान नहीं रखा, दलितों का ध्यान नहीं रखा, अगड़ों का ध्यान, किसी का ध्यान नहीं रखा। और आज वो दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हम वो तीर मारेंगे। अरे 10 साल तो सुपर प्रधानमंत्री बनकर के एक गांधी खानदान सरकार देश की चला रहा था, उसमें आपने क्यों नहीं किया ये सारा काम? आज एक गरीब मां बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा? इसका जवाब देना है मेरे मित्रों। इस देश का एक एक गरीब माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। इसीलिए मैं कहता हूं सपा गुंडों की पार्टी है, भाजपा गरीबों की पार्टी। सपा अपराधियों की पार्टी है, भाजपा किसानों की पार्टी है। सपा दंगाइयों की पार्टी है, भाजपा नौजवानों की पार्टी है। सपा माफियाओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ और देश की 140 करोड़ का जो मैं वातावरण देख रहा हूं, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जितना चुनाव मेरा कार्यकर्ता लड़ रहा है उससे ज्यादा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता भी चुनाव लड़ रही है। बताओ लड़ रही है कि नहीं लड़ रही?
सही से बताओ, लड़ रही कि नहीं लड़ रही? माताएं बहनें भी आगे हैं कि नहीं है बताओ का चुनाव जिताने में? तो जब सब लोग आपके साथ खड़े हैं, कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करके, प्रार्थना करके, जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और हमारा कार्यकर्ता भी जो कहता है उससे ज्यादा करके देने का काम करता है। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जाइए। समय कम, काम ज्यादा है, हर मतदाता तक पहुंचना है, जो काम बताया गया वो करना है। हम सब लोग बीच में आते रहेंगे। मैं ये जरूर कहूंगा संपूर्ण मंच से, दुर्विजय जी सहित, कि जब 4 जून को 400 पार और बदायूं का कमल ऐतिहासिक अंतर से खिला करके मोदी जी को जो कमल के 370 कमल के फूलों की माला पहनाई जाएगी, उसमें बदायूं का कमल का फूल भी जरा बेहतर खिला हुआ दिखाई देना चाहिए। इस संकल्प को लेकर के जाइए, और 4 जून के बाद जब कहेंगे मैं आऊंगा, या जब आपकी इच्छा हो आप लखनऊ आइए। अब तो दिल्ली में भी आपको बढ़िया कोठी मंत्री जी की अलॉट है, वहां भी आ जाइए। तो चाहे दिल्ली आइए, चाहे लखनऊ आइए, फिर मिलेंगे और मिल करके आप सबके साथ फिर समीक्षा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। दुर्विजय जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को बड़े बहुमत से सांसद, उससे ज्यादा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो जनता भी चुनाव लड़ रही, बताओ लड़ रही कि नहीं लड़ रही? सही से बताओ, लड़ रही कि नहीं लड़ रही? माताएं बहनें भी आगे हैं कि नहीं है बताओ का चुनाव जिताने में? तो जब सब लोग आपके साथ खड़े हैं, कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करके, प्रार्थना करके, जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और हमारा कार्यकर्ता भी जो कहता है उससे ज्यादा करके देने का काम करता है। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जाइए। समय कम, काम ज्यादा है, हर मतदाता तक पहुंचना है, जो काम बताया गया वो करना है। हम सब लोग बीच में आते रहेंगे। मैं ये जरूर कहूंगा संपूर्ण मंच से, दुर्विजय जी सहित, कि जब 4 जून को 400 पार और बदायूं का कमल ऐतिहासिक अंतर से खिला करके मोदी जी को जो कमल के 370 कमल के फूलों की माला पहनाई जाएगी, उसमें बदायूं का कमल का फूल भी जरा बेहतर खिला हुआ दिखाई देना चाहिए। इस संकल्प को लेकर के जाइए, और 4 जून के बाद जब कहेंगे मैं आऊंगा, या जब आपकी इच्छा हो आप लखनऊ आइए। अब तो दिल्ली में भी आपको बढ़िया कोठी मंत्री जी की अलॉट है, वहां भी आ जाइए। तो चाहे दिल्ली आइए, चाहे लखनऊ आइए, फिर मिलेंगे और मिल करके आप सबके साथ फिर समीक्षा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे,